बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मुकेश मल्होत्रा का नाम शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन में शुमार होता था। फास्ट फूड का धंधा मुल्क के कोने कोने में पहुंच चुका था। उसकी अनथक कोशिशों और अच्छे रवैये ने उसका नाम शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। यही वजह थी उसे आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मौसूल होने लगे। बिजनेस ज़्यादा बढ़ गया तो मसरूफियत मज़ीद हो गई थी। दौलत की रेल बेल और लक्ष्मी घर की चौखट चूमने लगी। इतने बड़े कारोबार को अकेले संभालना मुकेश के लिए कठिन साबित हो रहा था। काफ़ी समय तक विचार करने के बाद एक दोस्त के मशवरे पर उसने एक पर्सनल असिस्टेंट साथ रखने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन उसने नामवर अखबारात में पीए का ऐड दे दिया। आने वाले हफ्ते में उसके ऑफिस में बेशुमार नौजवान लड़कों और लड़कियों की एक लाइन लग गई। अपने सामने कुर्सी पर बैठे उसने लड़के का इंटरव्यू किया। जब उसे बाहर जाने को कहा तो लड़का बोला, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर मुझे ये जॉब दे दें, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। लड़के ने बाकायदा हाथ बांध दिए। मुकेश ने पहली बार उस लड़के को देखा, फिर बड़े आराम से बोला, इसमें कृपा वाली कोई बात नहीं। बहुत से लोग पीछे वेट कर रहे हैं। सबका इंटरव्यू होने के बाद ही फैसला किया जाएगा कि कौन इस जॉब का हकदार है। आप बाहर जाकर बैठ जाएं। लड़का मायूसी के अंदाज में शुक्रिया कहकर बाहर चला गया। मुकेश ने दरवाजे के पास खड़े मुलाजिम को आवाज दी कि दूसरे उम्मीदवार को अंदर भेज दे। इतना कहकर वो किसी फाइल को खोलने लगा। हल्का सा दरवाजा खुला और कोई उसके रूबरू आकर खड़ा हो गया, मगर वो आने वाले को नजरअंदाज करके फाइल में ही गुम रहा। हेलो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। एक निस्वानी शीरी और मुतरन्निम आवाज ने उसकी तवज्जो फाइल से हटाकर अपनी जानिब मबसूल कर ली। उसने नज़र उठाकर सर तापाओं अपने सामने खड़ी लड़की को भरपूर तरीके से देखा था। जिंदगी में अब तक इतनी खूबसूरत लड़की उसने नहीं देखी थी। उसके रुखसारों पर तरोताज़ा फूल खिले हुए थे। गुलाबी होंठों पर सजी बेआहंग मुस्कुराहट में सारे जहां की रौनकें समेटी नजर आ रही थीं। खुले बालों की काली जुल्फें किसी मस्त नागिन की तरह झूम झूम कर दिलों को डसने के लिए बेचैन थीं। मुकेश की उम्र उस वक्त 30 से तजावज़ कर चुकी थी। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। लड़की के बारे में इसकी सोच हमेशा मनफी ही रही। उसने औरत की मोहब्बत से खुद को हमेशा दूर रखा था, मगर आज इस लड़की को देखकर उसके विचार बदल चुके थे। ज़रूर बैठिए। ना चाहते हुए भी वो उठ खड़ा हुआ। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बहुत शुक्रिया। इतना कहकर लड़की कुर्सी पर बैठ गई। हाथ में पकड़ा हुआ मीडियम सा पर्स उसने गोद में रख लिया। काली साड़ी के सुनहरे सितारे जगमग करने लगे, जिससे उसकी शख्सियत निखरने लगी। आपका नाम क्या है? उसने पहला सवाल किया। ये एक अलग बात थी कि उसकी नज़रें अब उसके वजूद में खोई हुई थीं। जी, मेरा नाम रूपमनी है, लड़की ने फौरन जवाब दिया। और एजुकेशन? उसने मुख्तसर सा पूछा। ग्रेजुएट हूँ, लड़की ने इतने अल्फाज पर ही इक्तिफा किया। साथ ही उसके गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुकेश उसकी मुस्कुराहट का जादू बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने निगाहें दूसरी जानिब फेर ली। लड़की की मुस्कुराहट उसके दिल में उतरती चली गई। फिर उसने इस तरह के चंद मामूली सवालात पूछे और उसके डॉक्यूमेंट्स को देखना गवारा भी नहीं किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये जॉब मुझे मिल गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की खुशी से पागल हो रही थी। ठीक है, तुम कल से ऑफिस आ जाओ। पूरे दिल से काम करना और शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। वो उसकी खुशी देखकर मुस्तकबिल की लंबी सोच सोच रहा था। आप चिंता मत करें सर, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम निभाऊंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दरगाह के मंदिर पर नारियल चढ़ाने जाना है। ठीक है, जाओ और कल टाइम पर आ जाना।
मुकेश ने बमुश्किल उसे इशारा किया, वरना उसका दिल चाह रहा था कि वो कभी यहाँ से उठकर न जाए और न जाने कितनी देर वो उसे देखता रहे। कुर्सी पर टेक लगाकर आने वाले लम्हात के बारे में वो सोचता ही रहा। अगले दिन जब वो ऑफिस में दाखिल हुई तो सारा स्टाफ उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। काली जीन्स और रेड शर्ट में वो बिजलियां गिरा रही थी। स्टाफ कामला उसे यूं देख रहा था जैसे स्वर्ग की कोई देवी इंसानी रूप में आकर उनके दरमियान बैठी हो। सहपहर को मुकेश ने उसे किसी काम से ऑफिस में बुलाया। जब वो अंदर दाखिल हुई तो वो उसे देखता ही रह गया। वो कल से भी ज्यादा निखरी हुई थी। मुकेश उसके सामने मदहोश सा हो गया। आपने मुझे बुलाया? लड़की ने खुद ही खामोशी का तसलसल तोड़ा। जी हाँ, मैंने ही आपको बुलाया है। दरअसल कल एक पार्टी आने वाली है। वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्डर हमें मिल जाए। सोचो, अगर ये मिल जाता है तो फिर मुकेश इंडस्ट्रीज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। चिंता क्यों करते हैं सर? भगवान ने चाहा तो ये ऑर्डर हमें ही मिलेगा, आप यकीन रखें। उसके लहजे में तसल्ली थी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मगर इस पार्टी को मेरी पीए होने की हैसियत से तुम हैंडल करोगी। वो फैसलाकुन अंदाज में बोला, ओके सर, आप बेफिक्र रहें, मेरी पूरी कंपनी उनके साथ होगी। इसके बाद इन लोगों ने इधर उधर की बातें की और वो उठकर अपने केबिन में आ गई। वो जानती थी कि उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। वो आइंदा लाहे अमल का प्रोग्राम अपने जहन में तरतीब देने लगी। दोपहर को वो मुकेश के साथ एक बहुत बड़े होटल में पार्टी के साथ मौजूद थी। उसके अल्फाज और लबो लहजे में एक ऐसा जादू था कि पार्टी के अरकान ने सोचे समझे बिना ही अपना ऑर्डर मुकेश इंडस्ट्रीज को दे दिया। मुकेश के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये ऑर्डर यूं पके फल की तरह उसकी झोली में आ गिरेगा। ऑर्डर मिलने की खुशी में उसने रूपमनी के लिए एक एजाजी पार्टी रखी। ऑफिस के तमाम स्टाफ और अपने हल्काए अहबाब को खुसूसी तौर पर इनवाइट किया। रूपमनी जब बन संवर कर पार्टी में आई तो वहां मौजूद हर फर्द की निगाहें उसका अहाता करने लगीं। उसकी खूबसूरती वहां बैठे हर शख्स को मुतासिर कर रही थी। आज तो वो मखमल गुड़िया की तरह लग रही थी। मुकेश का दिल चाहा कि सारी जिंदगी उसे देखता ही रहे, मगर उसने खुद पर काबू किया। रूपमनी ने पार्टी में खुद को काफी हद तक संजीदा रखा। वो किसी की तरफ आंख उठाकर देखना तो दूर, हेलो हाय करना भी गवारा नहीं समझती थी। मुकेश के दोस्तों ने कहा कि वो हमें लिफ्ट नहीं करवाती तो वो मुस्कुराकर बात टाल देता। वो भी यही चाहता था कि रूपमनी उसके अलावा किसी और के बारे में सोचे भी नहीं। रात के आखिरी पहर तक पार्टी जारी रही। सब मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे। पार्टी इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। मुकेश ने रूपमनी से कहा कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में घर छोड़ आता हूँ। रूपमनी ने हंसकर बात टालना चाही। आप क्यों तकल्लुफ करते हैं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मगर रूपमनी, तुम अकेली कैसे जाओगी? या फिर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वो खफकी के अंदाज में बोला। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आप पर पूरा यकीन है। अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपके साथ चली जाऊंगी। उसने आमादगी जाहिर की तो मुकेश ने जल्दी से गाड़ी संभाल ली और उसे हमरा लेकर चल पड़ा। रूपमनी, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? तुम इतने समय से मेरे साथ काम कर रही हो, कभी तुमने अपने खानदान के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने ध्यान सीधा कर लिया। गाड़ी की हेडलाइट्स दूर दूर तक जा रही थीं। आसपास से गुजरती गाड़ियां उसकी तवज्जो रूपमनी की सूरत से हटाने लगीं। खानदान? वो धीमे से लहजे में बोली, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मेरा कोई खानदान नहीं है सर, मैं अपनी दीदी और जीजा जी के साथ उनके घर में रहती हूँ। हम इस संसार में 2 ही बहनें हैं। माँ और बापूजी का 4 माह पहले एक हादसे में इंतकाल हो गया था। बात करते हुए उसकी आंखों में नमी उभरी। मुकेश से उसकी रोनी सूरत बर्दाश्त नहीं हो सकी। बहुत दुख हुआ सुनकर, लेकिन देखो, तुम खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो तो अंदर से तड़प ही गया था। उसका दुख बांटने की पूरी कोशिश करने लगा। रूपमनी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके इशारे पर मुकेश ने सड़क छोड़कर
गाड़ी उस रास्ते पर डाल दी जो एक वीरान इलाके की तरफ निकलता था। ये सारा इलाका भूतनगर के नाम से जाना जाता था। इसके मुतालिक मशहूर था कि यहाँ भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। वो पहले कभी यहाँ नहीं आया था, इसीलिए उसे कुछ अजीब लग रहा था। तुम्हारे जीजा जी को यही जगह मिली थी घर बनाने को? वो बेजारी से बोला। कितना वीरान इलाका है। उसकी बात ठीक थी, यहाँ इंसानी आबादी कम ही थी, सिर्फ चंद एक मकानात दिखाई दे रहे थे। हाँ, हमारी जन्नत तो यही है, वरना इतने बड़े शहर में कहाँ सर छुपाने को जगह मिलती है। इस महंगाई के दौर में लोग 2 वक्त की रोटी को तरस जाते हैं, हम मकान कहाँ से लाएं? वो बात करते हुए कहीं खो सी गई थी। गाड़ी अब आबादी में दाखिल होने के बाद एक गली से गुजरती हुई पुख्ता और कुशादा मकान के आगे जा खड़ी हुई। बस यही हमारा घर है। रूपमनी ने उस मकान की तरफ इशारा किया। आप अंदर तशरीफ लाइए, दीदी और जीजा जी से मिल लें, और चाय तो लाजमी पीकर जाइएगा। वो गाड़ी से निकल गई। मुकेश ने वहीं बैठे बैठे 2 मंजिला मकान का जायजा लिया। एक अजीब सी वीरानी और वहशत इस मकान पर छाई हुई थी। वो उसे कुछ कहे बिना ही वहां से वापस आ गया। अगले कुछ दिन तक वो रूपमनी से यूं ही बातें करता रहा। अब वो बहाने बहाने से उसे ऑफिस बुलाता और इधर उधर की बातें करके अपने पास बिठाए रखने की खूब एक्टिंग करता। रूपमनी उसके तेवर अच्छी तरह समझ रही थी, जानती थी कि वो उससे पसंद करता है, मगर वो उसकी ऐसी बातों पर बस मुस्कुरा कर रह जाती। रात का खाना खाने के बाद मुकेश अपने लॉन में जा बैठा और मैं नौशी शुरू कर दी थी। अचानक ही मुकेश को लगा कि रूपमनी उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। रूपमनी, रूपमनी तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ साहब? रूपमनी ने इतना कहा और जैसे वहां से गायब हो गई। वो खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा, क्योंकि उसका मुलाजिम उसे ये सब बोलते हुए देख चुका था। वो जान गया था कि रूपमनी की मोहब्बत उसके दिल में उतर चुकी है। अब वो उसे दिलो जान से अपनाना चाहता था। उसने रात को सोते हुए इरादा किया कि वो सुबह कुछ भी हो जाए रूपमनी को अपने ऑफिस में बुलाकर जरूर इस बात से आगाह करेगा कि वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया है और उससे शादी करना चाहता है। सुबह जब वो ऑफिस पहुंचा तो फौरन ही उसने रूपमनी को अपने पास बुला लिया। वो एक लम्हे की ताखीर किए बिना उसके सामने आकर बैठ गई। उसे ख्याल था कि बॉस काम के मुतालिक कोई बात करेगा, लिहाजा उसने हाथ में रखी हुई फाइल उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। रूपमनी, उसने फाइल को जैसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर होकर एक बात कहना चाहता हूँ। लेकिन फिर वो अपनी बात पर खुद ही खामोश हो गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ बात न की जाए, बल्कि शाम को कहीं मिलकर आराम से मैं ये बात करूँ। रूपमनी उसे हैरत से देखती रह गई। शाम के 6 बजे मुकेश रेस्टोरेंट में पहुंच चुका था। अपनी दानिश में वो वक्त का तो पाबंद था, मगर रूपमनी अभी तक नहीं आई थी। काफी देर बैठने के बाद उसने घड़ी की तरफ देखा। वक्त गुजरता जा रहा था। कुछ देर के बाद उसने रूपमनी का नंबर मिलाया तो आगे से उसका फोन बंद जा रहा था। अब मुकेश को परेशानी होने लगी कि रूपमनी अभी तक आई क्यों नहीं। इससे पहले कि वो गुस्से से मोबाइल टेबल पर पटक देता, उसे रूपमनी आती दिखाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के फूल खिल उठे, आंखें मसरत से चहकने लगीं। वो एक कोने में बैठा, उसकी नजरें दाखिली दरवाजे पर थीं। रूपमनी को अपनी तरफ आते देखकर वो उठ खड़ा हुआ। आज उसकी चाल में बिजली भरी हुई थी, जैसे सबको जलाकर राख कर देगी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। माथे पर सजी बिंदिया ने उसके रूप को इतना निखार दिया था कि मुकेश के लिए आंखें झपकाना भी मुश्किल हो गया। मैं माफी चाहती हूँ, दरअसल वो रिक्शा कुछ लेट मिला था, इस वजह से देर हो गई। एक बार फिर क्षमा चाहती हूँ। रूपमनी ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। कोई बात नहीं रूपमनी, अक्सर ऐसा हो जाता है। सच पूछो तो इसमें कसूरवार मैं भी हूँ। मुझे खुद तुम्हें अपनी गाड़ी में लेकर आना चाहिए था, या कम से कम किसी को भेजना चाहिए था। खैर छोड़ो, तुम इधर बैठो। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया तो दोनों आमने सामने कुर्सियों पर बराजमान हो गए। अच्छा, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले ये बताओ
कि खाना क्या पसंद करोगी। सर मुझे भूख नहीं है, मैं घर से खाना खाकर आई हूँ। आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो कीजिए। नहीं, खाना तो तुम्हें खाना ही होगा। और फिर मैं भी घर से कुछ नहीं खाकर आया, मैं यहीं खाऊंगा और तुम मेरे साथ खाओगी। थोड़ी ही देर के बाद बेरा वहाँ मौजूद था। मुकेश ने इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया कि रूपमनी के साथ बेरा हैरान रह गया। बेरे ने एक उचटती सी नज़र उस पर डाली और सर झुकाकर चला गया। सर, आप मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें। रूपमनी खुद को उसके सामने शर्मिंदा समझने लगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, और ये क्या तुमने सर सर लगा रखी है। मुझे तुम कहो, अगर नाम लेकर पुकारा तो अच्छा नहीं होगा। ज़्यादा नहीं तो 4 साल तुमसे बड़ा हूँगा। वो मुस्कुराया। लेकिन सर, उसने अगली बात करना चाही। मुकेश ने हाथ उठाकर उसे मना कर दिया। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उसे हथियार डालने पड़े। कुछ देर के बाद बेरे ने पूरी मेज़ पर गर्मा गर्म खाना चुन दिया। रूपमनी, खाना शुरू करो, उसके बाद अगली बात करेंगे। वो खाने पर हाथ साफ करने लगा। रूपमनी को भी बादिले नख्वास्ता उसका साथ देना पड़ा। खाने से फारिग होने के बाद रूपमनी ने उसकी आंखों में झांका, जिसमें बेशुमार सवालात थे। रूपमनी, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ अचानक आने का क्यों कहा। यकीन मानो, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरे दिल ने फौरन कह दिया कि ये वही चेहरा है जिसकी मुझे जन्म जन्म से तलाश थी। मैं ये सोचकर पागल हो रहा था कि क्या तुम वाकई इस दुनिया की हो या कहीं और से आए हो। शादी जैसी चीज से मैं हमेशा फरार होता रहा, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा तो जैसे चैन लुट गया और मैं तुमसे शादी करने के लिए दिन रात बेचैन रहने लगा हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, नौकर, गाड़ियाँ, बिजनेस और दौलत, किसी चीज़ की कमी नहीं। हाँ, अगर है तो तुम्हारी है। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी। वो बोलता जा रहा था। वो शांति से सर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी। फिर उसके खामोश होते ही वो बोली, मुकेश साहब, मैं नहीं जानती आपको मुझ में ऐसा क्या दिखाई दिया, मगर शादी ब्याह का फैसला लेना कोई आम बात नहीं। बहुत विचार के बाद ये कदम उठाना पड़ता है। आपकी और मेरी हैसियत में भगवान ने बहुत दूरियां रखी हैं, जिनको आसानी से फाँदना बहुत कठिन है। आप जैसे जीवन साथी का साथ तो किस्मत वालों को मिलता है, मगर मैं सोच समझकर आपको अपनी राय से आगाह करूंगी। मुझे कुछ दिनों का वक्त चाहिए। सोचो, जरूर सोचो, मगर मैं ये आशा करता हूँ कि तुम्हारा जवाब मेरी ही झोली में गिरेगा। मुकेश यकीनी अंदाज में बोला, अभी मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, मुझे अपने जीजा जी और दीदी से पूछना है। वो हतमी अंदाज में बोली, ये तुम्हारा हक है, उनसे मशवरा कर लो, फिर मुझे आगाह कर देना। उसके बाद मुकेश ने बिल अदा किया। दोनों बातें करते हुए कार पार्किंग की तरफ आ गए। मुकेश ने गाड़ी में बैठकर दूसरा दरवाज़ा खोला और उसे बैठने का कहा, लेकिन वो बोली कि मैं यहाँ से खुद ही जाना चाहती हूँ। खैर, मुकेश ने उसे किसी न किसी तरह गाड़ी में बिठा लिया। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद रूपमनी का घर आ चुका था। मुकेश को अंदाज़ा ही न हुआ कि उसके घर के सामने कैसे पहुंच गए। आज भी रूपमनी ने इसरार किया कि वो जीजा जी से मिलकर जाए या कम से कम चाय तो पिए, मगर अंधेरे की चादर में डूबे इस अजीबोगरीब मकान को देखकर मुकेश के सर पर एक दहशत सी तारी हो जाती थी। लाख कोशिश के बावजूद भी वो गाड़ी से उतरकर अंदर नहीं जा सका। बैरूनी दरवाजे पर जलते बल्ब उसे किसी भूत की आंखों जैसे लग रहे थे। रूपमनी, तुम ये मत समझना कि तुम्हारे घर आना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी दीदी और जीजा से मिलना गवारा नहीं। मुझे तुम्हारी हर चीज़ से प्यार है, मगर न जाने क्यों तुम्हारे मकान को देखकर मुझे अजीब सा डर लगता है। खैर, मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से ले जाऊँगा। तुम्हारे जीजा जी और दीदी से मैं किसी होटल में बैठकर बात कर लूँगा। उसने उसे कहा तो रूपमनी सर झुकाकर चली गई। ऑफिस में अगले कई रोज काम का वही मामूल रहा। मुकेश ने उससे कोई बात नहीं की। रूपमनी ने भी कोई लफ्ज़ बोलना गवारा नहीं किया। वो हर रोज उसके ऑफिस में एक आध चक्कर जरूर लगाती, लेकिन काम के अलावा कोई बात नहीं होती। इसी तरह दिन तेजी से गुजरने लगे। मुकेश अंदर ही अंदर चलने लगा। उसने तो रूपमनी को सिर्फ चंद ही रोज दिए थे कि वो अपना फैसला सुना दे,
लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई अच्छा जवाब नहीं आया था। इस बात की खबर पूरे स्टाफ को हो चुकी थी कि मुकेश ने अपनी बीए को पसंद कर लिया है और जल्द ही उससे शादी करने लगा है। मुकेश ने अंदर ही अंदर ये फैसला कर लिया था कि अगर रूपमनी उसे जवाब न दे सकी तो वो खुद ही उससे बात करेगा। उसका हौसला टूटने लगा था। फिर अगली दोपहर उसने खुद ही उसे बात करने के लिए अपने पास बुला लिया। लेकिन इससे पहले कि वो कोई बात करता, रूपमनी ने उसे कह दिया कि आज शाम उसे उसी होटल में मिलना चाहती है। अब मुकेश को यकीन हो गया था कि रूपमनी उससे शादी के लिए मान गई है, लिहाजा वो पूरे टाइम पर टेबल पर होटल में बैठा हुआ था और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। मुकेश साहब, बहुत सोच समझने के बाद मैंने आपसे शादी का फैसला किया है। वो बोलने लगी। जीजा जी और दीदी तो नहीं मान रहे। उनका विचार था कि इतना बड़ा आदमी कब मुझे कबूल कर पाएगा। दौलत के नशे में मस्त लोग सिर्फ लड़कियों के जिस्म के भूखे होते हैं, इन्हें रूह से कोई प्यार नहीं होता। लेकिन मैंने दीदी और जीजा को साफ बता दिया है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझसे शादी करने पर कोई दिक्कत नहीं। वो हर हाल में मुझे खुश रखेंगे और मैं उनसे शादी करूंगी। बात करते करते रूपमनी कुछ शर्मा सी गई। यानी तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो? मुकेश के चेहरे पर खुशियां रक्स करने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक बार फिर कहो। उसने अपनी मीठी आवाज में एक बार फिर अपनी मोहब्बत का इजहार और शादी का इकरार किया। तमाम एहतियातें बालाए ताक रखकर मुकेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूपमनी ने छुड़ाने की नाकाम कोशिश की, मगर ये मुमकिन नहीं था। ऑफिस में दोनों की शादी की खबर फैली तो पूरे स्टाफ में उन्हें मुबारकबाद दी जाने लगी। मुकेश ने सबको पैगाम दिया कि आने वाले दिनों में उसकी शादी है, सो 2-4 दिन की छुट्टी करेगा, क्योंकि सारा इंतजाम उसी को करना था। उसने रूपमनी को अपने पास बुलाया कि उसकी दीदी और जीजा को किसी होटल में बुलाकर शादी के बारे में आगाही दे। दीदी और जीजा तो गांव गए हुए हैं, वो काफी अरसे बाद गांव से आएंगे। उनकी वापसी तक तो बहुत वक्त हो जाएगा। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। मुकेश ने सर हिलाया। मैं तो सोच रहा था कि एक बार उनसे मिल लूं। चाहे शादी का इंतजाम मुझे ही करना है, पर उनसे राय लेना भी जरूरी था। वो तुम्हारे बड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी ही राय देंगे। अब शादी का फैसला मैं कर ही चुकी हूँ। उनके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शादी की तैयारी कीजिए, वो फैसला कुन अंदाज में बोली। उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। कंपनी के स्टाफ के अलावा मुकेश के कई जान पहचान वालों ने भी शादी में शिरकत की। बड़े बड़े लोगों की भरपूर मौजूदगी में आग के गिर्द 7 चक्कर लगाकर वो पति पत्नी के मजबूत बंधन में बंध गए। इसके साथ ही मुकेश ने रूपमनी को गले में मंगलसूत्र भी पहना दिया। ये मंगलसूत्र उसने खास तौर पर एक महंगे सनार की दुकान से बनवाया था। रात काफी बीत चुकी थी। मुकेश के दोस्तों ने उसे बताया कि वो उससे शादी की दावत एक बार फिर लेना चाहेंगे। शायद अब हमें कमरे में चलना चाहिए। उसने फौरन हाँ में सर हिला दिया। रूपमनी भी थक चुकी थी। ऊपर वाली मंजिल में इन दोनों के लिए एक खूबसूरत कमरा सजा दिया गया था। वो दुल्हन का हाथ थामे उसे ऊपर ले आया। गुलाब की पत्तियों से मुज़य्यन और आरास्ता सजे सजाए पलंग पर उसने रूपमनी को बिठा दिया। अचानक उसे याद आया कि उसका मोबाइल नीचे रह गया है। रूपमनी को बताए बगैर वो जल्दी जल्दी नीचे आया और मोबाइल उठाकर ऊपर चला गया। उसका मोबाइल मेज के एक कोने में पड़ा था। मोबाइल जेब में डालकर जब वो ऊपर कमरे में आया तो रूपमनी अपने बेड पर नहीं थी। ये रूपमनी कहाँ गई? वो परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ दीवार पर पड़ी। रूपमनी पुश्त किए वहां खड़ी थी। अरे तुम वहां क्या कर रही हो? इधर आओ ना, उसने बड़े प्यार से पुकारा, लेकिन रूपमनी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये क्या मजाक है रूपमनी, इधर आओ ना। वो उसके करीब गया। अब वो उसकी तरफ मुंह किए बिना खड़ी रही। लगता है आज खूब सताने के चक्कर में हो तुम। उसने उसे कांधों से पकड़कर जब अपनी तरफ किया तो जैसे आसमान से बिजली गिरी। हवा के कई झोंके कमरे में घुसकर रूपमनी के इर्द गिर्द घूमने लगे। वो कई फुट ऊपर उछलकर पुश्त के बल जा गिरा, जैसे 1000 वोल्ट बिजली का झटका उसके शरीर को लगा हो।
उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, चेहरे पर पसीने की रवानी तेज हो गई। थूक अंदर ले जाने की नाकाम कोशिश करते हुए वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। रूपमनी की जगह कोई और खड़ी थी, जिसकी आंखें जलते कोयलों की माने दहक रही थीं। हवा के झोंकों से खुली जुल्फें इधर उधर लहरा रही थीं। तो तुम अभी जिंदा हो? वो इतना ही दहशत के मारे बोल पाया था। हाँ, मैं जिंदा हूँ और तेरी मौत बनकर आई हूँ। वो इस कदर गिरजी के मुकेश को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो खुद तुम्हें अपने हाथों से खाई में गिरा कर आया था। तुम बच कैसे गई? उसने बोलने की सरतोड़ कोशिश की। ये सब भगवान के हाथ में है। तुम जैसे शख्स को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है जो कभी पिघल नहीं सकता। याद करो उस वक्त को जब तुमने मेरे साथ कितना बड़ा पाप किया था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती रही, रोती रही, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। लड़की की बातें सुनकर मुकेश किसी गहरी सोच में डूब गया। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने राधा नामी लड़की को ना सिर्फ ये कि उसकी इज्जत लूटी थी, बल्कि उसकी माँ को भी जान से मार दिया था। ये सब सोचते ही उसके दिल को एक झटका सा लगा। ये 10 साल पुरानी बात थी जब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राधा को बेमोल किया था। मुकेश को एकदम जैसे वो वाकया सोचते ही होश आ गया। बीते माजी की फिल्म उसके सामने चल पड़ी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने अपने हाथों से मारकर पानी में फेंक दिया था, वो जिंदा कैसे हो गई। सब कुछ याद आ रहा है ना जालिम? लड़की ने आगे बढ़कर एक भरपूर थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। वो एक समत जा गिरा। उसके होंठों से खून बहने लगा। हाँ, सब कुछ याद आ गया, मगर वो नाला तो पानी से भरा हुआ था। तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। उस दिन बारिश जोर की थी, फिर तुम जिंदा कैसे बच गई? मुकेश की आंखों में दहशत के अलावा हैरानगी भी थी। मैं कैसे बच गई? सुनो, जब तुमने मुझे उठाकर नाले में फेंका था तो मेरी रूह मेरे जिस्म से निकलने के लिए बेकरार थी। मेरा वजूद पानी में बहते हुए बहुत दूर चला गया, यहाँ तक कि एक किनारे के साथ जा लगा। उस किनारे के पास एक बहुत बड़े साधु की कुटिया थी। वो पानी के अंदर खड़े होकर स्नान कर रहे थे। अचानक उनकी निगाह मेरे वजूद पर पड़ी जो चादर में लिपटा हुआ था। साधु महाराज ने अपने शीशों चेलों को आवाज दी। इन्होंने मेरा शरीर पानी से निकाला। साधु ने जब मेरी कलाई देखी तो मुझ में जिंदगी की कुछ सांसें अभी बाकी थीं। इन्होंने मुझे उठाया और अपनी कुटिया में ले आए। साधु हरिराम बहुत बड़े ऋषि होने के साथ साथ शक्तियों के मालिक भी थे। बहुत से जंतर मंतर और आत्माएं उनके कब्जे में थीं। इन्होंने मुझे बचाने की पूरी कोशिश की, मगर मेरी रूह मेरे शरीर का साथ छोड़ गई। साधु ने अपनी शक्तियों से मेरी आत्मा को अपने वश में कर लिया और फिर उनके कारण मुझे भी कुछ शक्तियां मिली। उसके बाद मैं तुम्हें मारने को बेचैन थी। एक रात साधु ने मुझे अपने पास बुलाया और तमाम राम कहानी पूछी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो भी रोने लगे। मुझसे बोले कि तुम उन लोगों से बदला नहीं ले सकती। वो यहाँ से कोसों मील दूरी पर हैं। तुम्हारी आत्मा उन तक पहुँच नहीं सकती। मैंने कहा कोई उपाय कीजिए, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। जब तक मैं भी उन्हें नर्क में न झोंक दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। महाराज बोले, इसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी। इस मकसद के लिए तुम्हें एक ऐसी कंवारी कन्या ढूंढना पड़ेगी जो अमावस की रात को पैदा हुई हो और उसकी माँ भी उसी रात पैदा हुई हो। मगर महाराजा, ऐसा शरीर मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने बेयकीनी के अंदाज में कहा, और वाकई ऐसा शरीर मिलना मुश्किल था जिसकी निशानदेहियां साधु ने की थीं। बोले, दिल छोटा न करो, मैं कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा। मेरी बंदी आत्माएं मुझे बता देंगी कि ऐसी लड़की कहाँ है। मगर इसके अलावा मुझे मुर्दे की राख चाहिए और एक ऐसे आदमी की खोपड़ी जो तुम्हारी उम्र का हो। महाराज, ये सब काम तो बड़े मुश्किल हैं। क्या ये सब चीजें मिल जाएंगी? मेरी बेताबी बढ़ती जा रही थी। क्यों नहीं मिलेंगी? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है।
ये तो बहुत मामूली चीजें हैं, ये सब कुछ यहाँ पैदा करके रहूंगा। साधु पूरे यकीन से बोले, तुम्हें मैं एक मंत्र बताता हूँ। तुम्हें वो मंत्र सूरज उगने और डूबने के समय पढ़ना होगा। कुछ आत्माएं अच्छी और कुछ बुरी होती हैं। वो तुम्हें ये कहेंगी कि इस मंत्र को छोड़ दो और नए शरीर को पाने का विचार अपने मन से निकाल दो, मगर तुम्हें इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना और मुश्तरका डूबते चांद तक मुसलसल पढ़ते रहना होगा। साधु ने अपनी बात मुझे समझा दी, मगर महाराज, मैं खुद एक आत्मा हूँ। ऐसे मंत्रों की जरूरत तो जिंदा इंसानों को होती है, मुझे क्यों है? मैंने उन्हें खरीदना चाहा। तुम ये भेद नहीं समझ पाओगी। तुम्हें अपने लिए अगर दूसरा शरीर पाना है तो जरूरी है कि तुम मुझसे ज्यादा सवाल ना पूछो। शायद उन्हें मेरा ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगा था। मैं माफी चाहती हूँ, आइंदा कोई भी सवाल नहीं करूंगी। मैंने फौरन ही माफी मांगी। साधु महाराज ने मजीद बात करना मुनासिब नहीं समझा और अपने चेलों को बुलाकर कुछ खास बातें समझाईं और फिर दूर दराज के इलाकों में भेज दिया। मैं साधु का सिखाया हुआ मंत्र पढ़ने लगी। सुबह जब सूरज उगता और शाम को जब डूबता तो मैं पूरी तवज्जो से पढ़ती। मुझे मंत्र पढ़ते हुए काफी दिन हो गए थे। इस दौरान कई भटकी हुई आत्माएं मेरी तवज्जो हटाना चाहती थीं, मगर मैं अपने मकसद में डटी रही। एक रोज साधु के चेले एक लड़की का शरीर उठाकर लाए। मैं भी वहां मौजूद थी। मुर्दा लड़की का शरीर बहुत सुंदर था। मैं और साधु इसे देखते ही खुश हो गए। अब हमें दूसरी तरफ से किसी आदमी का पता लगाना था जो अभी अभी मरा हो। साधु ने अपने चेलों को बताया कि जहाँ किसी चिता को आग लगाई जाए, तुम लोग वहीं छुपकर बैठ जाना। किसी भी तरह उसकी राख उठा लेना, क्योंकि लोग तीली की राख उठाने नहीं देते। इससे बहुत सारे जादू मंत्र सीखे जा सकते हैं। जाओ, जल्दी करो। चेले वहां से जाने को तैयार हो गए। रूपमणि के शरीर को साधु महाराज ने कोई तेलनुमा चीज मलकर एक बड़े ताबूत में छुपा दिया था। उसके बाद इन्होंने मुझे एक और मंत्र बताया जिसे 2-3 घंटे तक पढ़ना था। मैं उसका जाप करने लगी। तीसरे दिन सूरज ढलते ही मेरी माँ की आत्मा मेरे पास आई और बोली, राधा बिटिया, ये तुम किस चक्कर में पड़ गई हो? ये जंतर मंतर छोड़ो और मेरे साथ स्वर्ग में चलो। मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे हर हाल में अपना बदला लेना है। माँ मुझे काफी देर तक समझाती रही, मगर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। थोड़े ही दिन गुजरे थे कि चेले मुर्दे की राख और काला बकरा लेकर आए। उस दिन साधु बहुत खुश थे। इधर मेरा मंत्र पूरा होने वाला था। उस रात चांद डूब चुका था और साधु अपनी कुटिया में आलती पालती मारे कोई मंत्र आलाप रहे थे। रूपमणि का शरीर उनके सामने पड़ा हुआ था। मेरे हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी। साधु के कहने पर मुझे उनके सामने रखनी थी। कुछ देर के बाद साधु ने मुर्दे की राख रूपमणि के शरीर में डालना शुरू कर दी। शरीर से सफेद धुआं उठना शुरू हो गया। उसमें लग्जिश पैदा हो गई। साधु ने फौरन बकरे का खून उस पर उंडेल दिया। अब उस वजूद को झटके लगने लगे, जैसे बिजली का करंट लग रहा हो। उसी लम्हे मैंने दीवार पर खोपड़ी दे मारी। अगले ही लम्हे वो पाश पाश होकर बिखर गई। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा उस शरीर की तरफ खिंच रही है। फिर मुझे झटका सा लगा। मेरी आत्मा धीरे धीरे रूपमणि के शरीर में जाना शुरू हो गई। साधु बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। अब मुझे लग रहा था कि मैं रूपमणि के शरीर में दाखिल हो रही हूँ। अगले ही लम्हे मैं उठ खड़ी हुई। मुर्दे की राख और बकरे का खून मेरे शरीर से गायब हो गया था। मैं अपना नया शरीर पाकर बहुत खुश हुई थी। इधर साधु भी खुशी से दीवाने हो रहे थे। रूपमणि, आज से तुम्हारा यही काम है। राधा खत्म हो चुकी है। अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, आ सकती है। तेरे अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं जो आम इंसान में नहीं हैं। मैंने उठकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया। मैं वहां से गायब हो गई। फिर एक घर की तरफ आई। महाराज ने मुझे कहा था कि यहीं पर मुझे पहली बार जाना होगा। यहाँ पर तुम्हारे बाकी 2 दोस्त रहते थे जिनसे मैंने अपना बदला लिया था। मैंने पहले एक के साथ कुछ वक्त गुजारी की। उसकी गाड़ी में घूमने फिरने जाने लगी। एक दिन हम ऐसे इलाके से गुजरे जहाँ सारा पहाड़ी इलाका था।
ट्रैफिक की आमदोरफ्त कम थी। एक खाई से करीब गुजरते हुए मैंने अपनी शक्ल इतनी डरावनी कर ली कि उसके हलक से चीख निकली। बदहवासी में गाड़ी उससे बेकाबू हो गई और सीधी खाई में जा गिरी। इतने में मैं उसके पास खड़ी रही जब तक उसकी आत्मा ने उसके शरीर से नाता नहीं तोड़ा। मैं उसे देखकर मुस्कुराती रही। पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंट समझकर केस पर मिट्टी डाल दी, जिसके बाद मैं तुम्हारे ऑफिस आ गई। तुम पर अपने हुस्न का जाल चलाकर तुम्हें अपना गिरवेदा कर लिया। तुम भी मुझ पर बुरी तरह मर मिटे। बेवकूफ़ आदमी, क्या तुमने एक पल को भी न सोचा कि एक अनजान लड़की तुमसे एकदम शादी पर आमादा कैसे हो गई? जहां मैं तुम्हें लेकर जाती रही वहां कोई परिंदा तक पर नहीं मार सकता। मेरी कोई दीदी नहीं, कोई जीजा नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी मौत हूँ। वो एकदम चिल्लाई। मगर एक काम तुमने बहुत अच्छा किया, कभी गाड़ी से उतरकर मेरे घर नहीं गए, वरना तुम्हें ऐसी मौत देती कि हर देखने वाले की रूह काम कर रह जाती। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि तुम्हें खुशी दिखाकर मारना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ऐसे तड़पेगी जैसे कसाई जिंदा जानवर की चमड़ी उधेड़ता है। तुम फिक्र मत करो, आज भी तुम्हें उतनी ही भयानक मौत दूंगी। वो उसके आगे हाथ जोड़ने लगा। रूपमनी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर मैं कसम खाता हूँ आइंदा कभी ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। मुकेश ने बाकायदा सर जमीन पर टेक दिया। आज तुझे भगवान याद आ रहा है? उस वक्त याद नहीं आया जब मैं तेरे सामने तुझे भगवान के वास्ते दे रही थी? तूने मेरी एक न सुनी, मेरी जिंदगी खराब कर दी। और मेरी प्यारी माँ को, जिसकी गोद में मैं पल बढ़कर जवान हुई थी, मेरे जीते जी तुमने उसे आंखों के सामने पानी में बहा दिया। सोचो उस समय मेरी हालत क्या होगी। अगर किसी के सामने उसकी जिंदा माँ को पानी में फेंक दिया जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? रूपमनी बोल रही थी। अब उसके चेहरे पर सिर्फ एक जहरीली मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मुकेश दौड़कर उसके कदमों में गिर गया। उसे पुकारना शुरू कर दिया कि वो उसे माफ कर दे, मगर रूपमनी कहाँ रुकने वाली थी। उसने आगे बढ़कर उसे बालों से पकड़ा और खींचकर सामने कदावर बड़े आईने पर दे मारा। शीशे की किरचियां उसके गालों और आंखों में घुस गईं। वो कर्बनाक अंदाज में दीवानावार चिल्लाने लगा। रूपमनी उसके सर पर पहुंच गई। उसे टांग से पकड़कर दीवार पर दे मारा। उसका सर मजीद फट गया और वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगा। वो उसकी तरफ दोबारा बढ़ी, एक भरपूर लात उसके पेट पर दे मारी। सुबह तक जब उसके दोस्तों ने देखा कि मुकेश कमरे से बाहर नहीं आया, दिन अच्छा खासा ऊपर चढ़ाया था, दरवाज़ा अंदर से बंद था। काफ़ी देर वो दरवाज़ा खटखटाते रहे। जब कोई जवाब नहीं मिला तो इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का मंजर देखकर सभी की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। पुलिस आई, तफ्तीश हुई, मगर कोई भी सुराग हाथ नहीं आया। काफ़ी दिनों की मगजमारी के बाद मजबूरन पुलिस को केस बंद करना पड़ा। लेकिन उस दिन के बाद रूपमनी किसी को दिखाई नहीं दी, क्योंकि ऑफिस का सभी रिकॉर्ड अचानक ही गायब हो चुका था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।